हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एंशिएंट मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट यूनिट नंबर 9 को करने वाले हैं। और बाकी जो यूनिट्स आपने नहीं देख रखी है, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी बाकी यूनिट्स को देख लीजिए अगर आपको अपना पेपर बेस्ट करना है और अपनी नॉलेज को बूस्ट करना है और इंक्रीज करना है। चलिए आगे समझना स्टार्ट करते हैं कि हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये समझने वाले हैं। तो आप देखोगे अब्दुल फजल और राजशाही के बारे में पढ़ेंगे। अब अब्दुल फजल है कौन, मन में ये प्रश्न आया तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकारों में से एक जो थे और अकबर के जो प्रधान सचिव कौन थे, अब्दुल फजल थे, जिनके द्वारा अकबर की आईने अकबरी भी लिखी गई थी और अकबरनामा भी लिखा गया था। और ये अकबर के बहुत ही आप बोल सकते हो कि घनिष्ठ मित्र थे, इनके संबंध मित्रता से पूर्ण थे। अब समझते हैं परिचय, यानी कि हम ये समझेंगे कि अकबर जी के बारे में समझेंगे, यानी अकबर कौन थे, अब्दुल फजल कौन थे, किस प्रकार से अब्दुल फजल के द्वारा अकबर के जीवन का वर्णन किया गया था, उनके शासनकाल में किस प्रकार से जनता खुश थी या नहीं थी, और उस टाइम सभी धर्मों को बराबर माना जाता था या नहीं माना जाता था, और सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, और सेना किस प्रकार से शक्तिशाली थी या नहीं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो परिचय के अंतर्गत अभी क्या आता है, अब्दुल फजल राजशाही और राजसत्ता, यानी अब्दुल फजल ने किस प्रकार से अकबर के साम्राज्य में वर्णन कर रखा है कि राजसत्ता को किस प्रकार से अकबर के द्वारा जो है आप देखोगे लागू किया गया, किस प्रकार से अच्छे से भूमिका निभाई गई थी, यानी वो अपनी सत्ता को अपनी शक्तियों को सही तरीके से उपयोग में ला रहे थे या नहीं ला रहे थे, इसके बारे में बहुत ही विशद वर्णन किया गया है। अब्दुल फजल का आदर्श, आप देखोगे कि जो अब्दुल फजल है उनका आदर्श और अकबर के बारे में हम समझेंगे, और न्याय का प्रचलन किस प्रकार से सभी धर्मों को अकबर के द्वारा बराबर माना गया था और न्याय का प्रचलन किया गया था, इसके बारे में भी आप डिटेल फॉर्म में समझने वाले हो। सेना और भूमि प्रणाली, आप देखोगे कि सेना और भूमि प्रणाली किस प्रकार से थी। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं परिचय से, यानी कि इंट्रोडक्शन से। अब्दुल फजल अगर बात की जाए 1551 से लेकर 1602 में भारत में मुगल शासक का प्रसिद्ध इतिहासकार मुगल सम्राट अकबर का जो है प्रधान और सचिव था। इसमें बताया गया है कि जो अब्दुल फजल हैं वो अकबर के क्या थे, आप देखोगे अकबर के यानी अकबर के साम्राज्य के इतिहासकार थे और प्रमुख महासचिव थे, यानी प्रधान सचिव माने जाते थे। वह शेख मुबारक का द्वितीय पुत्र था, यानी अब्दुल फजल शेख मुबारक के दूसरे पुत्र थे और अकबर के बहुत करीबी थे और प्रसिद्ध इतिहासकार थे, इसका वर्णन किया गया है। 1551 से लेकर 1602 तक की बात की गई है। अब्दुल फजल का श्रेष्ठ भ्राता फैजी अकबर के दरबार का राजकवि था। अब बात की जा रही है कि जो अब्दुल फजल है उनके जो बड़े भाई हैं वो अकबर के दरबार में राजकवि थे, यानी कविताओं को किया करते थे और वो एक कवि थे। परंतु आप देखो अब्दुल फजल का बचपन से ही 15 वर्ष की आयु से ही उनका ध्यान विद्या को ग्रहण करने में लगा हुआ था, यानी कि उनका ध्यान जो है उनका रुझान पढ़ाई की और था। और इनके द्वारा आप देखोगे अरबी और यूनानी भाषा का बहुत ही गहन अध्ययन किया गया था, यानी बहुत ही डीपली आप देखोगे उन्होंने क्या अपनी नॉलेज को बूस्ट किया था, अपने ज्ञान को बढ़ाया था। परंतु अब्दुल फजल ने अपना आरंभिक जीवन जो विद्या अध्ययन में लगाया, यानी अब्दुल फजल के द्वारा अपना पूरा का पूरा जीवन विद्या अध्ययन में लगाया गया और उनका रुझान विद्या की ओर था। इसीलिए आप देखोगे कि जो अकबर हैं, अकबर और बात की जाए अब्दुल फजल की, अकबर और अब्दुल फजल दोनों ही क्या थे, मित्र थे। कैसे मित्र थे,
घनिष्ठ मित्र थे, यानी इनके संबंध घनिष्ठता से पूर्ण थे। और आप देखोगे कि जो अब्दुल फजल है, इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन वर्णन किया गया है अकबर के साम्राज्य किस प्रकार से शासन किया जाता था, और उसके साम्राज्य ने, अकबर के साम्राज्य में जो सभी प्रजा थी वो खुश थी। और आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो है बाबर के द्वारा आप देखोगे कि सल्तनत काल की स्थापना की गई थी। उसके बाद हुमायूं आए, उन्होंने थोड़ा सा साम्राज्य को बढ़ाया परंतु ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर आते हैं और अकबर बहुत ही बेहतरीन क्या शासन करते हैं, और उसका वर्णन कौन करते हैं? अब्दुल फजल करते हैं। आगे शुरू करते हैं कि अब्दुल फजल राजशाही और राजसत्ता के बारे में अब्दुल फजल के द्वारा किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो अकबर हैं, उनके साम्राज्य में सभी धर्मों को धर्मों को सभी को समान माना जाता था। किसी के साथ किसी प्रकार का क्या नहीं करते थे? भेदभाव नहीं किया जाता था। ये आप देखोगे जो अकबरनामा है, अकबरनामा के अंदर बताया गया है किसके द्वारा? अब्दुल फजल के द्वारा, कि अकबर के पूर्वजों से लेकर अकबर तक के बारे में बताया गया। परंतु आप देखोगे जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी में अकबर के बारे में बताया गया है, पूरा के पूरा शासन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में और सेना के बारे में वर्णन किया गया है। इनका मानना है कि एक जो राजा होता है, राजा के अंदर कई सारी प्रतिभाएं होनी चाहिए, कौशल होने चाहिए। राजा दयालु होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, वीर होना चाहिए, और जनता के कल्याण के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, और जनता साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, और अपने यानी आप देखोगे साम्राज्य के लिए अपने प्राण को निछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये गुण बताए गए हैं। आप देखोगे ये बताया गया है कि अगर कोई साम्राज्य के अंदर, अगर की बात की जाए, किसी साम्राज्य में अगर राजा जो है वो क्या है? मूर्ख है, अगर वो शक्तिशाली नहीं है, कायर है, तो वहां पर साम्राज्य का विकास हो ही नहीं सकता है। आप ये समझ सकते हो कि साम्राज्य है, साम्राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा सदैव राजा के अंदर राजा वाले गुण होने भी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई राजा बन गया है तो उसके अंदर कोई कौशल ना हो। राजा के अंदर उन गुणों का होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके द्वारा एक अच्छा और शक्तिशाली और वीर और धैर्यवान राजा बन सकता है। तो इसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है अब्दुल फजल के द्वारा राजशाही सत्ता के अंतर्गत। चलिए आगे समझते हैं फजल का आदर्श और सुल्तान और अकबर के बारे में समझेंगे। आप देखोगे फजल ने अपने जो है सबसे प्रसिद्ध अकबरनामा में लिखा था, यानी जो अब्दुल फजल है उनकी किताब सबसे प्रसिद्ध जो थी अकबरनामा में वर्णन किया गया इनके द्वारा। अकबर लोगों के कल्याण के लिए किए गए अपने निर्णय, यानी अकबर के द्वारा लोगों के कल्याण यानी जनता के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई थी। अकबर के साम्राज्य में सभी धर्मों को बराबर माना जाता था। आप इसके बारे में समझोगे। और अत्यधिक प्रतिभाशाली था, जिसके पास उच्च स्तर की सहनशीलता और खुले विचार और साथ ही न्याय की एक मजबूत भावना थी। जो अकबर है उनके पास जो है खुली विचारधारा थी उनकी, और उच्च स्थिरता थी, और अब खुली विचारधारा और सहनशील थे। यानी कि इनकी जो विचारधारा थी वो रूढ़िवादी नहीं थे, ये सिर्फ इस्लाम धर्म को ही नहीं सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। इसके बारे में वर्णन किया है अब्दुल फजल के द्वारा अकबर के बारे में वर्णन किया गया है। और वह राज्य में स्थिरता लाए और उत्कर्ष और शासन को बढ़ाना दिया। इनके द्वारा जो है साम्राज्य में यानी जो साम्राज्य है उसमें क्या शांति को कायम करना और उनके कल्याण के बारे में कल्याणकारी योजनाओं को बनाना अकबर के द्वारा कई सारी योजनाएं बनाई गई थी, ताकि आर्थिक विकास, शांति और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित और सशक्त बनाया जा सके। यानी अकबर ने जो भी योजनाएं बनाई वो लोगों के कल्याण के लिए बनाई, ताकि साम्राज्य में शांति बनी रहे और लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। आप देखोगे कि जो अब्दुल फजल हैं और आप देखोगे जो अकबर हैं, इन दोनों की जो दोस्ती है, यानी जो इतिहासकार, आपको पता है इतिहासकार है और जो आप देखो सचिव है कहाँ पे, अकबर के दरबार में अब्दुल फजल हैं। परंतु इनकी मित्रता से जहांगीर जो है वो चलते थे, इसीलिए इनके द्वारा आप देखोगे
1602 में षड्यंत्र रच के अब्दुल फजल की हत्या कर दी जाती है जहांगीर के द्वारा। आगे समझते हैं इसके बारे में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्याय का प्रवचन। आप देखोगे कि न्याय जो है उसका प्रचलन किस प्रकार से हुआ। अगर ध्यान से देखा जाए, एक राजा के बारे में ही इसमें वर्णन किया गया है कि अगर सही तौर पर माना जाए कि न्याय यानी ये, अब देखो जो लोग हैं यानी जो जनता है जिसे कि क्या कहा जाता है, प्रजा। प्रजा के द्वारा राजा का चुनाव क्यों किया गया था, ताकि राजा प्रजा की क्या कर सके, सुरक्षा कर सके, और इसीलिए राजा को नियुक्त किया गया। अब राजा को कुछ शक्तियां भी दी गई थी ताकि सभी लोग राजा की बातों को क्या करें, मान सके। तो इसीलिए राजा को ये पदवी दी गई थी जो कि बहुत ही बड़ा पद माना जाता है। परंतु आप देखोगे कि जब राजा को ये पदवी दी गई तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है या फिर किसी की हत्या करता है तो ऐसी कंडीशन में इन व्यक्तियों को क्या करना, दंडित भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन्हें दंड भी देना चाहिए, इसकी व्यवस्था की भी मांग की गई थी। और जो व्यक्ति जो है आप देखोगे कि साम्राज्य के कल्याण के बारे में सोचता है और राजा का साथ देता है और एक अच्छा नागरिक बनकर रहता है तो उसे क्या देना, उस व्यक्ति को पुरस्कार देना चाहिए ताकि वो ऐसे ही अपनी ईमानदारी को बरकरार रख सके और ऐसे ही राजा के लिए तत्पर रहे। तो यही बताया गया कि राजा का सबसे अच्छा गुण ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है चोरी करता है, हत्या करता है तो उसे क्या करना, उसे दंडित करना ताकि दूसरे व्यक्ति वो कार्य ना करे। और ऐसा बता रखा है कि अगर कोई व्यक्ति कल्याण के बारे में सोचता है तो उसे पुरस्कृत करना यानी पुरस्कार देके उसे सम्मानित करना चाहिए। तो इसीलिए वो लिखा है कि राजा की सबसे अहम भूमिका ये होती है कि वो प्रजा की रक्षा कर सके और उसके बदले में प्रजा जो है क्या करेगी, उन्हें अन्न का अवशेष प्रदान करती है यानी अंश देती है। सेना भूमि प्रणाली, आप देखोगे कि अकबर के साम्राज्य में किस प्रकार की सेना थी और अकबर के इतने शक्तिशाली होने के पीछे क्या राज थे और सेना किस प्रकार से नियंत्रित की जाती थी और उसे शक्तिशाली रखा जाता था। और भूमि के बारे में आप जानोगे कि पहले के टाइम पे ज्यादातर लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। तो इसीलिए भूमि का उपजाऊ होना बहुत ही आवश्यक है और भूमि को उपजाऊ करने के लिए कई सारे आप देखोगे कि इस प्रकार से सोचा गया कि क्यों ना भूमि को और भी ज्यादा अच्छा किया जाए ताकि पैदावार बढ़िया हो, फसल अच्छी हो और उपज अच्छी होगी तो फिर क्या, साम्राज्य का विकास भी होगा, है ना। तो समझते हैं अकबर का प्रशासन उसकी भू राजस्व दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का ही नियंत्रण था। आप देखोगे जो अकबर का प्रशासन उसका भू राजस्व दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का ही निरंतरता थी यानी कि दिल्ली शासन पे इनकी निरंतर थी। यानी आप देख सकते हो कि अकबर का कंट्रोल आप देखोगे कहाँ, भू राजस्व पे देखने के लिए मिलता है। आप देखोगे अकबर के दो प्रांत समूह विभाजित थे, सरकार और परगना, और प्रत्येक सरकार कई परगना उप विभाजित थी। सामान्य रूप से प्रशासन का सिकंदर प्रभावी रूप से था भूमि कल्याण के बारे में आय संग्रह। ये सोचते थे कि किस प्रकार से भूमि को और बेहतरीन करे ताकि वो मूल्यवान हो, क्योंकि भूमि के द्वारा राजा को टैक्स प्राप्त होगा। जब राजा को टैक्स जितना ज्यादा प्राप्त होगा राजकोष उतना ही बढ़ेगा और राजकोष बढ़ेगा तो राजा उतना ही साम्राज्य के कल्याण के बारे में सोचेगा और साम्राज्य के कल्याण के बारे में सोचेगा जनता उतना ही ज्यादा जो राजा पर विश्वास करेगी और राजा को अच्छा मानेगी। तो इसीलिए क्या ये सोचा गया क्यों ना भूमि का मूल्यांकन किया जाए, देखा जाए कि भूमि कौन से लोग हैं। यानी आप मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, ठीक है, हमारे किसान जो है कुछ की भूमि जो है कम पैदावार वाली होती है तो उनसे कम टैक्स लिया जाए, कुछ की भूमि ज्यादा पैदावार वाली होती है, जो भूमि है वो उपजाऊ होती है तो उनसे जो है नॉर्मल टैक्स लिया जाए। इस प्रकार से भूमि का मूल्यांकन किया गया था। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।